आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। यह हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों ही विषयों में बहुत अधिक उपयोगी है। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में और विद्या ज्ञान इत्यादि की परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे शिक्षक भाई बहन जो यूपी टेट सी टेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी संधि का प्रकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण में तो यह अत्यधिक उपयोगी है ही। तो आइए हम शुरू करते हैं संधि प्रकरण। सभी ध्यान से पढ़िएगा। संधि। यदि हम संधि के सामान्य अर्थ पर ध्यान दें तो संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, मिलना या मेल मिलाप, जैसा कि हम इसके सामान्य अर्थ को समझ सकते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अत्यंत समीपस्थ दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अत्यंत समीपस्थ दो वर्णों के मेल, यानी संधि में बहुत ही समीप में स्थित दो वर्णों का मेल होता है और उन वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वेद धन अंत, इन दोनों का संधि करके बना रूप वेदांत। यहाँ पर द में अ है और अंत का अ, द का अ और अंत का अ मिलकर आ हो गया है और इन दोनों को मिलाकर रूप बन गया है वेदांत। तो देखिए, यहाँ द का अ और अंत का ये दोनों अत्यधिक समीप में स्थित वर्ण हैं और इन दोनों के वर्णों के मिलने से परिवर्तन हुआ है, इन दोनों के स्थान पर आ हो गया है। इसी प्रकार सदा, धन, एव, इनको मिलाकर संधि करके रूप बना सदैव। यहाँ पर दा में आ है और यहाँ पर एव का ए, आ और ए दोनों को मिलाकर अय बन गया है और रूप बन गया हमारा सदैव। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर आ और ए में संधि हुई है और यहाँ पर और आ में संधि होकर आ बन गया है। संधि करने के कुछ विशेष नियम हैं, हम लोग पहले इनको जान लें ताकि हमें आगे संधि के प्रकरण को समझने में आसानी हो। संधि सदैव दो वर्णों के बीच होती है, शब्दों में नहीं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि संधि दो वर्णों के बीच होती है, शब्दों में नहीं। जहां शब्द आपस में मिलते हैं वो कहलाता है समास, लेकिन संधि में वर्ण आपस में मिलते हैं, संधि दो वर्णों के बीच में होती है। संधि करते समय परिवर्तन पहले वर्ण में भी हो सकता है और दूसरे वर्ण में भी, या दोनों वर्णों में भी हो सकता है। जैसा कि हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा है कि संधि दो समीपस्थ वर्णों के मिलने से होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिन दो वर्णों के मिलने से संधि होती है उनमें परिवर्तन केवल पहले वर्ण में भी हो सकता है जब हम संधि करते हैं, या केवल दूसरे वर्ण में भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों वर्णों के स्थान पर कोई नया वर्ण बन जाए। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे है पहले वर्ण में परिवर्तन। इसका उदाहरण समझिए, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, इनको जब हमने संधि किया तो बना हमारा रूप जगन्नाथ। यहाँ पर त और न ये दोनों वर्ण समीपस्थ हैं और त को यहाँ पर न हो गया है, यानी कि यहाँ पर पहले वर्ण में परिवर्तन हुआ है। दूसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे वधू धन उत्सव, इनका संधि करने पर रूप बना वधूत्सव। यहाँ पर वधू के ऊ और उत्सव के उ, इन दोनों में संधि हुई है और उत्सव का ऊ भी दीर्घ ऊ हो गया है। दोनों वर्णों में परिवर्तन, रमा धन ईश बराबर रमेश,
यहाँ पर रमा का आ और ईश का ई, ये दोनों मिलकर आ और ई मिलकर क्या बन गया है? ए बन गया है। यहाँ पर दोनों ही वर्णों में परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले वर्ण में परिवर्तन हुआ है, यहाँ दूसरे वर्ण में, और यहाँ दोनों वर्णों में परिवर्तन हो गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरा नियम है, संधि सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के वर्णों में हो सकती है। संधि सजातीय और विजातीय दोनों ही प्रकार के वर्णों में हो सकती है। सजातीय से क्या तात्पर्य है? कि स्वर का स्वर के साथ मेल हो, वो होता है सजातीय, यानी अपने ही जाति के वर्णों के साथ। यदि स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो वह कहलाएगा सजातीय, और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा तो भी सजातीय, लेकिन व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा तो वह कहलाएगा विजातीय। स्वर का स्वर के साथ, जैसे यदि, धन, अपि, इनको मिलाकर बना यद्यपि। यहाँ पर दी में ई है और अपि का अ, इनके मिलने से यद्यपि बना है। और यहाँ पर परिणाम, र और न के योग से परिणाम, इस प्रकार संधि हुई है। यहाँ पर जगत में ता है, ईश में ई, यहाँ पहले व्यंजन है फिर स्वर है, इन दोनों के योग से यहाँ पर ता को दा होकर जगदीश शब्द बना है। अब हम साथ ही संधि विच्छेद को भी समझ लें। हम संधि प्रकरण में संधि करते हैं और फिर जब हम अभ्यास कार्य करते हैं तो संधि विच्छेद भी करते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधिस्थ वर्णों को पुनः पूर्वावस्था में लाना ही संधि विच्छेद है। संधिस्थ वर्णों को, यानी हमने जैसे ये संधि कर दी है, यदि हमें ये कहा जाए कि यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात इन्हें पूर्व की तरह अलग अलग कीजिए, इन वर्णों को पहले की अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। शब्दों को पहले की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एक एक, इसका हमने संधि विच्छेद किया, एक धन एक। मतानुसार, मत धन अनुसार। तो संधिस्थ वर्ण जो यहाँ पर का में अ है और यहाँ पर एक का ए है, इनको पूर्व अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं संधि के प्रकारों। अब हम देखते हैं संधि के भेद। वर्णों में होने वाली संधि के निम्न 3 प्रकार हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसका एक नाम अच संधि भी होता है। हमने जब वर्णमाला का अध्ययन किया था और माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया था तो हमने पढ़ा था कि स्वरों को अच भी कहा जाता है, इसलिए स्वर संधि का एक नाम अच संधि भी होता है। इसी प्रकार व्यंजन संधि का एक नाम हल संधि भी होता है, क्योंकि व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। तीसरी है हमारी विसर्ग संधि, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। स्वर संधि, 2 स्वरों के पारस्परिक मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। अर्थात जहां पर 2 स्वर आपस में मिलकर कोई उनमें परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे देवधन आलय, देवालय, यहाँ पर वा में आ है और आलय का आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो गया है, तो देवालय। आ और आ मिलकर आ हो गया है, दोनों ही स्वर हैं, स्वरों के पारस्परिक मेल से यहाँ परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर है स्वर संधि। व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो और परिवर्तन व्यंजन में हो, मेल चाहे व्यंजन का व्यंजन के साथ हो चाहे व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो, लेकिन परिवर्तन व्यंजन में हो तो व्यंजन संधि होती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल,
यहाँ पर त और ज के योग से संधि हुई है। त भी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है। यहाँ पर परिवर्तन त जो व्यंजन है उसमें हुआ है और रूप बना है हमारा उज्ज्वल। वाक धन ईश, वागीश, यहाँ पर क व्यंजन है और ई स्वर है। इन दोनों के योग से यहाँ पर संधि होकर वागीश बना है। देखिए ये है व्यंजन और ये है स्वर और परिवर्तन किस में हुआ है? क को ग हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो। ध्यान दीजिएगा, जब विसर्ग का मेल स्वर के साथ हो अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो। लेकिन परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में। ना स्वर में परिवर्तन होगा ना ही व्यंजन में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा विसर्ग में, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि में केवल दोनों स्वर का मेल होता है तो वहां तो स्वर में ही परिवर्तन होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होता है और व्यंजन का मेल स्वर से भी होता है, लेकिन परिवर्तन व्यंजन में ही होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर के साथ भी होता है और व्यंजन के साथ भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन केवल विसर्ग में ही होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, यहाँ पर ये विसर्ग है और यहाँ पर अनुकूल में अ स्वर है। इन दोनों के योग से यहाँ पर संधि होकर शब्द बना है मनोनुकूल, यानी विसर्ग को यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, मनोनुकूल। इस प्रकार से हमारा शब्द बना है। तपः वन, तपोवन, यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर वह व्यंजन है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। इस प्रकार आज हमने तीनों संधियों के विषय में संक्षिप्त में जाना। अगली वीडियो में हम इनके भेदों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। संधि बहुत बड़ा प्रकरण है, हम थोड़ा थोड़ा भाग हर वीडियो में लेकर चलेंगे। आशा है मेरा यह प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।